second, guys. So recording अब start हुई है. So guys, today we are going to start with taxation as I told you. So from a चौकीदार to PM, everybody requires the knowledge of taxation. तो मैंने आपसे बोला आप अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे. सबसे पहला काम होगा to earn money. अब पैसा कमाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज होंगी. दो, एक तो आप प्रैक्टिस करेंगे. जैसे मैं सीए बन गया था तो उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस. मैं कभी जॉब में रहा नहीं हूं तो मैंने अपना स्टार्ट किया सिस्टम. मुझे सीए बने तो 15 साल हो गए दोस्तों. तो या फिर आप जॉब करोगे और दोनों में ही टैक्सेशन की नॉलेज चाहिए. तो जॉब में भी टैक्सेशन की नॉलेज चाहिए. जो सैलरी मिल रही होगी उस पर कितना टैक्स लगेगा, टैक्स कैसे बचाया जाए. और जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोलेंगे, उसमें भी आपको टैक्स की नॉलेज चाहिए होगी, उसमें भी टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो कोई सब्जेक्ट ऑडिट का है, अकाउंट्स का है, लॉ का है, वो तो पढ़ाई के टाइम चाहिए होते हैं. रियल लाइफ में कहीं की बार वो छूटते चले जाते हैं. लेकिन ये आपका जिंदगी भर साथ देने वाला है. अभी तो आपको ये कमा कर देगा, अभी भी कमा के देगा. हाँ, मार्क्स कमा के देगा. और अपना जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाएंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, उसके बाद आपको पैसे कमा के देगा. तो दिस सब्जेक्ट इज वेरी रिवॉर्डिंग. दिस सब्जेक्ट इज वेरी रिवॉर्डिंग सच में. और मैं जो भी आज हूं बिकॉज ऑफ दिस. So I've taught over 30,000 students all across India. This is just because of taxation. So this subject सच में it is very close to my heart. और मेरी इंटेंशन ये रहेगी कि आपका भी मैं इसको बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट बना दूं. और बेस्ट पार्ट क्या है, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आंसर्स और इन क्वेश्चंस करते करते ही हमारा ये समा हो जाएगा. तो लगभग 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन का ये कोर्स है. 3 से 4 महीने का ये ड्यूरेशन का कोर्स है. मैं एक बार कुछ व्हाइट बोर्ड भी अपना शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. आई एम ऑल्सो शेयरिंग अक्रॉस माई व्हाइट बोर्ड. तो एक बार मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे जाए तो प्लीज देख लीजिए. मुझे बताइएगा कि क्या आर यू एबल टू सी माय व्हाइट बोर्ड ऑन योर स्क्रीन्स. कंफर्म करिएगा बच्चा पार्टी. आर यू एबल टू सी माय व्हाइट बोर्ड ऑन द. यस सर. बहुत बढ़िया बेटा. अच्छा, मैं आपको ना डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ. सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ डिसएडवांटेजेस से ऑफ स्टडिंग फ्रॉम मी. मैं आपको ना पहले बता दूं डिसएडवांटेज. सब बताते हैं एडवांटेजेस, मैं बता रहा हूं डिसएडवांटेजेस मुझसे पढ़ने की. अगर ये डिसएडवांटेजेस आपको पसंद आए तो आप पढ़िएगा, नहीं तो आप बिल्कुल ना पढ़िए. मेरे डिसएडवांटेजेस नंबर 1, मैं अपनी क्लासेस के अंदर अंडरस्टैंडिंग पे जोर देता हूं और मैं अपनी क्लासेस के अंदर रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं देता. तो जो बच्चे मुझसे पढ़ रखे हैं या जो आप तो पहली बार आए हैं, आप उनसे पूछिएगा. तो मैं रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं देता कि नहीं बेटा इसको रट लो, ऐसा ही होता है. मेरी सारी क्लासेस में जितनी भी हमारी क्लासेस लगेंगी नेक्स्ट 3.5-4 मंथ्स में, सबका सब कुछ अंडरस्टैंडिंग पे जोर होगा. हम उसको रट्टाफाई नहीं करेंगे. तो ये मेरा सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ी मेरी खराबी है कि मैं चीजों को समझाने पे जोर देता हूँ. 5 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, आई डोंट केयर. मुझे गुरु विद्या या कोई इंस्टीट्यूट पैसे ना भी दे उसके, आई डोंट माइंड. बट माई जोर विल बी ऑन अंडरस्टैंडिंग. दूसरी बात, मैं क्लास में नोट्स लिखवाता हूं. मैं रिटर्न नोट्स क्लास में बच्चों को देता हूं विद चार्ट्स एंड विद फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, सब क्लास में ही लिखवा देता हूं मैं. मेरे साथ प्रॉब्लम है, बुक की रीडिंग नहीं करवाता हूं मैं अनटिल अनलेस कोई थियोरेटिकल चैप्टर हो. बुक की रीडिंग नहीं करवाऊंगा मैं जब तक कोई थियोरेटिकल चैप्टर ना हो. तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं लिखवाऊंगा, आपके हाथ में दर्द हो जाए जब तक लिखवाऊंगा. मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. मैं बुक की रीडिंग नहीं करवाता कि अंडरलाइन ऐसे बस पढ़ाते चले जाओ. कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बुक की रीडिंग करवाते हैं, बुक खोलते हैं, दिखाते हैं और टैं बच्चे सो रहे होते हैं, उनकी बला से उनको क्लास खत्म करनी है. मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. आई विल गिव यू रिटन नोट्स. कोई चैप्टर डेट थ्योरी का है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ थ्योरी है, उसमें मैं एक आधा चैप्टर को उठा लेता हूँ. अदरवाइज जिन बच्चों ने पढ़ा होगा आप उनसे पूछिएगा. ऑल द नोट्स वी डू इन द क्लास. तीसरी बात, मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लास में करवा देता हूँ. क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो मैं क्लास में करवा देता हूँ.
तो मैं सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे देता हूँ। सेल्फ मेड क्वेश्चंस होते हैं मेरे क्लास के अंदर जो मैं खुद बनाता हूँ, और इन क्वेश्चंस को करना ही 90% सिलेबस को कंप्लीट करवा देता है। जो मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चंस होंगे क्लास के अंदर वो 90% हो जाते हैं। तो एक मेरा बड़ा डिसएडवांटेज है कि मैं होमवर्क के लिए मिनिमम से मिनिमम चीजें छोड़ता हूँ। मैं क्लास में ही आपको 90% काम करवा देता हूँ। बाकी मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि बच्चे को क्लास में करवाएं 10% और घर में करवाने के लिए 90%। ना बाबा ना, क्लास में ही हम लोग 90% काम फिनिश कर लेते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे, उससे आपका 10% काम और हो जाएगा जो होमवर्क में होते हैं। तो अगर आप वो हैं कि सर क्लास में कम पढ़ाओ, हम खुद ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो हम मुझसे क्लास ना लें, क्योंकि फिर आप खुद पढ़ने वाले बच्चों फिर क्लास लेने की जरूरत ही नहीं। तो मैं क्लास में ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। हाँ जी, और क्लास में नोट दिलवा दें। चौथा मेरा डिसएडवांटेज है, मैं बोलता बहुत हूँ भैया, मुझे इंटरेक्शन चाहिए। आई वांट इंटरेक्शन विद माय स्टूडेंट्स, और जब बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते तो मुझे नींद आने लग जाती है। तो मैं इंटरेक्शन करने वाला टीचर हूँ। जितना आप बोलोगे मैं 4 गुना बोलूंगा, जितना आप क्वेश्चंस पूछोगे मैं उसके 4 गुना आंसर दूंगा। मुझे बोरिंग क्लास बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जिन बच्चों ने क्लास अटेंड कर रखी होगी, अगर वो चुप हो जाते हैं ना, मुझे लगा क्या भाई क्या बात हो गई, चुप हो क्यों हो गए। तो अगर आपको बोलना पसंद है तो मेरी क्लासेस अटेंड करिए, और चुप रहकर और कोने में बैठ के पढ़ना पसंद है तो नहीं करिए भैया, साफ मैं बोल रहा हूँ। आई नीड इंटरेक्शन, आई वॉन्ट इंटरएक्टिविटी, आई वॉन्ट टू वे कम्युनिकेशन, आई वॉन्ट जितना हो सके बिंदास होके पूछो, 100 बार पूछो। क्वेरीज मैं आपसे बार बार पूछूंगा कि डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो तुम्हारे आएंगे नहीं, वो बात अलग है। अच्छा, मेरी क्लास में अटेंड करने के बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए खाली माइनर चीजें करनी पड़ेगी, डोंट हैव टू डू मच, क्योंकि क्लास में ही हम सब कुछ कर लेते हैं तो माइनर काम। लेकिन आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो तो फिर तो देख लेना भैया। तो ये मेरे 5 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला मेरा मेजर डिसएडवांटेजेस है कि भैया आई एज अ टीचर, इतने साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, हजारों बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट मैनेजर अकाउंटेंट बन चुके हैं, वो मेरे डिसएडवांटेज के कारण है। दैट इज ऑल्सो माई डिसएडवांटेज। रैंक होल्डर्स भी आए हैं, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन भी आए हैं। खाली ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम लोगों को पता चले मेरी डिसएडवांटेजेस। मैं अपने एडवांटेज नहीं बोलता, मैं अपनी बड़ाई अपने मुंह से कैसे कर सकता हूँ, बुराई कर सकते हैं अपनी, वो मैं कर रहा हूँ। दूसरा, क्लास में ही नोट्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स हम सब कर लेते हैं, क्लास में नोट्स बना लेते हैं। क्वेश्चंस, सेल्फ मेड क्वेश्चंस क्लास में हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। थक जाओगे क्वेश्चंस कर करके, और 3-4 रजिस्टर तो भर जाएंगे पूरे इनकम टैक्स और जीएसटी मिलाकर, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर। उसके बाद इंटरेक्शन, आई वांट इंटरेक्शन विद माय स्टूडेंट्स, आई वांट टू वे कम्युनिकेशन, आई जस्ट डोंट वांट अ डल टाइप ऑफ अ थिंग जहां पर टीचर बोलते जा रहा है, बच्चे बैठे उबासियां ले रहे हैं। वो तो मुझे पसंद नहीं, ना मुझे खुद अच्छा लगता, ना मैं चाहता बच्चों से। और सेल्फ स्टडी बिल्कुल माइनर के रूप में मैं चाहता हूं कि आपकी सेल्फ स्टडी माइनर के रूप में। और सब आप लोगों का एग्जाम्स कब है? 2023 में, ये मान के चल रहा हूं मैं, ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोगों के एग्जाम 2023 में है। क्या मेरा अजम्पशन सही है बच्चा पार्टी? इज माय अजम्पशन सही? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्लास के बीच में पूछिए, क्लास के बाद पूछिए। वैसे तो उठेंगी नहीं, लेकिन कुछ आपको अपने साइड से भी थोड़ा सा, ये जितने भी कोर्सेज हम करते हैं, ये मैं बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन भी थोड़ा सा दे देता हूँ आप लोगों को। ये भी मेरा डिसएडवांटेज है कि मैं बीच बीच में थोड़ा आपको मोटिवेट भी करूंगा, क्योंकि ये जितने भी कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो हम करते हैं, इसमें ना स्किल्स तो चाहिए, स्टडीज तो चाहिए, साथ में एटीट्यूड भी चाहिए। एक राइट विनिंग एटीट्यूड भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर स्किल्स सेट तो आपको मैं दे दूंगा, टैक्स पढ़ाना क्या है, तो सोते सोते इतने बैचेस निकाल दिए हैं, ये तो मैं सोते सोते पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो आपका जो एटीट्यूड है, जो जोश, जज्बा, जुनून है, उसको मैं नहीं डाल सकता आपके अंदर। वो आपको ही सेल्फ इग्नाइटेड होना पड़ेगा। सेल्फ इग्नाइटेड यानी कि आपको अपने अंदर आग लगानी पड़ेगी। है सर, आग लगानी पड़ेगी अपने अंदर। अंदर कह रहा हूं भाई, बाहर नहीं कह रहा कि माचिस लेकर सर ने कहा था, सचिन सर ने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना भाई। मैं क्या कह रहा हूं, आपको अपने अंदर ही
एक आग पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोर्स जब होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कोई भी नया गैजेट लेके आते हैं ना, तो उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल मोबाइल के साथ भी, और कोई आप टीवी एसी कुछ भी लेके आते हो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल मैं आपको आज दे दूं, क्योंकि आप लोग अभी इंटरमीडिएट स्टेज पे आए हैं, एग्जीक्यूटिव स्टेज पे आए हैं। अभी तक तो आपने ये फाउंडेशन और ये ईईटी और ये सब ये बच्चों वाले खेल हैं सारे, ये कोई एग्जाम्स नहीं होते। पहली बार जिंदगी में आप प्रोफेशनल एग्जाम्स आप दोगे, क्योंकि अभी तक तो कोई इंकी पिंकी पोंकी था, कुछ ऑनलाइन था, कुछ ऑफलाइन था, वो कोई एग्जाम्स है ही नहीं। और 12th के एग्जाम्स को मैं एग्जाम इसलिए नहीं मानता, उसमें तो 99% आ रहे हैं भाई 12th में, तो 99.99, कोई लिमिट ही नहीं रह गई 12th के एग्जाम्स की। तो जब 99 ला रहे हैं तो वो तो बच्चों वाला खेल हो ही गया। और यहाँ पर मुझे लगता नहीं किसी के 80% से कम आए होंगे, ढक्कन के भी 80% आ जाते हैं 12th में। तो कितने कितने परसेंट आए थे आप लोगों के 12th में, एक बार बताएंगे? 12th में कितने आए थे, बताइए एक बार, 12th में कितने परसेंटेजेस आई थी? बताइए एक बार, जल्दी से सुने हम भी। 12th में बताओ बताओ, 12th में कितने परसेंटेजेस आई थी? जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन है, फटाफट बताओ, हाउ मच परसेंटेज डिड यू गेट इन 12th? 79। गुड। और बाकी बच्चों के? एट्टी से कम आए यानी कि? आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, आवाज नहीं आई अभी तक। चलो बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि 12th का एग्जाम जो है, मैं उसको एग्जाम नहीं मानता। अब पहले होते थे टफ एग्जाम्स, अब जब 99.9% आ रहे हैं तो उसका डर नहीं है। और जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इनको भी मैं ज्यादा टफ नहीं मानता, क्योंकि ये भी ऐसे बना दिए गए हैं अब सबको क्लियर करवाने के लिए। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म करिएगा प्लीज, दोबारा से दोबारा कंफर्म करिएगा। आर यू पीपल एबल टू हियर मी? Sir. चलो, तो कहने का मतलब ये है, पहली बार अब आप इन एग्जाम्स को दे रहे हैं, और इन एग्जाम्स के अंदर जो इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स हैं आपके, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। यस, इंटरमीडिएट लेवल पर या एग्जीक्यूटिव लेवल पर तीन चार इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ना, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, मैं तो ये आपसे राय दूंगा एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, प्लीज रट्टाफिकेशन बिल्कुल छोड़ देना इन एवरी सब्जेक्ट। क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस क्या होता है, कई बार घुमा फिरा के आते हैं, और जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट को कर रखा है वो कभी भी भूलेगा नहीं। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के अंदर, प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे इंटरव्यू के लिए आपने दो कैंडिडेट बुलाए हैं अपने ऑफिस में, इंटरव्यू के लिए दो कैंडिडेट बुलाए हैं। एक कैंडिडेट इंटेलिजेंट है, लेकिन फटे पुराने कपड़े पहन के आया है, ऐसा लग रहा है 4 दिन से नहाया नहीं है, बाल बनाए नहीं है। और एक दूसरा कैंडिडेट एवरेज इंटेलिजेंस, एवरेज, लेकिन बट ही इज वेरी प्लेजेंट लुकिंग एंड। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप लोग? हाँ जी। और दूसरा कैंडिडेट एवरेज इंटेलिजेंस है और कहीं ना कहीं प्रेजेंटेबल है। तो विच कैंडिडेट विल यू सिलेक्ट फॉर द जॉब? आपको बताना है, कैंडिडेट नंबर 1 या कैंडिडेट नंबर 2? कैंडिडेट नंबर 1 इंटेलिजेंट एंड बैडली ड्रेस्ड, ऐसा लग रहा है 4 दिन से नहाया नहीं है, बांस भी आ रही है। और कैंडिडेट नंबर 2 एवरेज इंटेलिजेंस और वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड। बताइए। बिल्कुल सही। एंड यही एग्जाम में होता है आप लोगों के साथ, एग्जाम में भी यही होने वाला है।
कि जिस बच्चे ने अगर एवरेज आंसर्स भी लिखे हैं लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो बेटा वो पास हो जाएगा, और जिसने आंसर सही भी लिखे हैं लेकिन राइटिंग इतनी कबाड़ है उसकी, वो फेल हो जाएगा। ये 5 स्टार्स में होता है। मैंने कितने सारे 5 स्टार्स में लंच डिनर किया है, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिलता जो ढाबे पे मिलता है। जो ढाबे का टेस्ट है वो गुलशन का ढाबा, और वो कौन सा है वो वहां पर मुरथल में जाकर, तो वो जो टेस्ट है वो, हाँ बिल्कुल, तो वो टेस्ट नहीं मिलता 5 स्टार में। और 5 स्टार में 4-4 हजार रुपए दिए आते हैं हम, और ढाबों पे हम 500-800 रुपए देंगे खाली। तो फर्क प्रेजेंटेशन का है। तो प्रेजेंटेशन के पैसे होते हैं। आजकल हमारे लीडर्स भी तो देखो ना, आपको लग रहा है कि इन लीडर्स के अंदर बहुत ब्रेन है? लगता ही नहीं। ऐसा लगता है हमसे हमारे पास ज्यादा ब्रेन है, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी। लीडर्स को देख लो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन एग्जाम में। और प्रॉब्लम ये आती है, प्रेजेंटेशन इग्नोर कर देते हैं। तो वी विल बी पेइंग अटेंशन इन द क्लास में प्रेजेंटेशन आल्सो। तो क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। तीसरा, क्लैरिटी को समझने के लिए नेसेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो प्रोविजन क्यों आया। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए रीजन बिहाइंड अ प्रोविजन, तो आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो हम पढ़ने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये हमारा मेन एक्ट है इनकम टैक्स में। ये हिंदुस्तान में पहली बार कब आया, कुछ आइडिया है किसी को? इनकम टैक्स कब इंडिया में पहली बार लगाया गया था? 61 में तो लेटेस्ट है। जैसे कंपनीज एक्ट 13, उससे पहले कंपनीज एक्ट 56, उससे पहले कुछ कंपनीज एक्ट का 22 का या कुछ 21 का होगा। तो ऐसे इनकम टैक्स इंडिया में सबसे पहली बार कब आया, कोई बता सकता है? एनीवन, जस्ट अ वाइल्ड गेस। अंग्रेजों के जमाने में आया था। ये बात है कि इनकम टैक्स हिंदुस्तान में कब आया सबसे पहली बार। कोई वाइल्ड गेस करो। When was income tax introduced in India for the first time? हाँ जी बेटा, थोड़ा माइक के पास आके बोलो, तो उससे मुझे ना क्लैरिटी आएगी। क्योंकि अगर आप दूर से बोलोगे तो वो इको में खास आवाज खत्म हो जाती है। थोड़ा माइक के पास आके बोलो। कोई वाइल्ड गेस दे दो, कोई नहीं, गलत हो जाए कोई टेंशन नहीं। वाइल्ड गेस। हाँ जी, कुछ भी गेस करो। ऐसे कोई 1910, 1920, कोई ऐसे साल बोल दो। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। 1950। मैं बताऊं, 1860 पहली बार हिंदुस्तान में इनकम टैक्स आया था। 1860 में। लगभग लगभग 160 साल पुराना इनकम टैक्स है। अब मैं आपको दो तरीके से पढ़ा सकते हैं। कई टीचर बोलेंगे 1860 में आया, काम खत्म, आप रट लो, पास हो जाओगे। तो आपके ये कोर्सेज रटने से भी पास हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फंसोगे कहीं ना कहीं। इसका रीजन समझ आ गया तो 1860 को रटना नहीं पड़ेगा। इसका रीजन क्या है कि 1860 में आया, 1880 में नहीं, 1910 में नहीं, 1840 में नहीं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि रीजन समझ आ गया तो 1860 का जो नंबर है वो याद हो जाएगा। इसका रीजन है मंगल पांडे।
मंगल पांडे. मंगल पांडे was the first freedom fighter of India. इसने अंग्रेज सरकार के खिलाफ रेबेल किया था, विद्रोह किया था. ये हमारे हिस्ट्री में भी है. 1857 की पहली लड़ाई, जंग जो आजादी की लड़ी गई थी, 1857 की बात है. और अंग्रेज सरकार को ये टेंशन हो गई कि अगर मंगल पांडे ने लगाई हुई आग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई तो हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा. तो बाहर से गोले बारूद, बंदूकें, यूरोप से सोल्जर्स मंगवाने थे. अब प्रॉब्लम ये होती है, उनके लिए चाहिए पैसा. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे, फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन. फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन. जेम्स विल्सन ने 1860 के अंदर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया. तो इससे क्या होता है, हमें लिंक कर पाते हैं. 1857 में वो रिवॉल्ट किया था उन्होंने, और उस रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए 1860 में जेम्स विल्सन, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स. तो चीज वही है. अब इसके पीछे का रीजन बता दिया तो आपको चीज समझ आना स्टार्ट हो गई. और जब चीज समझ आ जाती है ना, वहां पर उसको याद करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है. एक और एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं. आपने ये पढ़ा होगा, इनकम टैक्स एक अमाउंट तक नहीं लगता. बताइए वो अमाउंट क्या है? इनकम टैक्स एक अमाउंट तक नहीं लगता, वो अमाउंट क्या है? रफ एस्टिमेट दीजिए, शायद उसका आइडिया हो. एक अमाउंट तक इनकम टैक्स नहीं लगता, बताइए बच्चों. व्हाट इज दैट एग्जेम्पशन लिमिट अप टू विच देयर इज नो इनकम टैक्स? दैट यू माइट बी नोइंग, वो तो आपको पता होगा. बोथ ऑफलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, लेट मी नो. सर 2.5 लाख. 2.5 लाख रुपए. बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड. वो एग्जेम्पशन लिमिट है बच्चे, एग्जेम्पशन लिमिट है बच्चे 2.5 लाख रुपए. अब आप बताएं, मैं आपको रटवा देता हूं, 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है, बात खत्म, रट लिया. लेकिन 2.5 लाख की लिमिट क्यों है? मतलब लिमिट क्यों है और फिर 2.5 लाख क्यों है? दोनों बातें समझना बहुत आवश्यक है. ये तो लिमिट क्यों दे रहे हैं बताइए. अब पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, व्हाई लिमिट? व्हाई द लिमिट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? व्हाई द एग्जेम्पशन लिमिट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? सोच के बताओ. एग्जेम्पशन लिमिट गवर्नमेंट क्यों देती है? Why is the exemption limit provided by the government? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं. Why? हाँ जी, फटाफट आंसर दो. जस्ट अ वाइल्ड गेस, डजंट मैटर, रॉन्ग हो जाए. माइक के पास बोलो बेटा, माइक के पास आके बोलना पड़ेगा. हाँ जी, नहीं मेरी आवाज नहीं पहुंची क्या?
ट्राई तो करो एक बार, यू कैन ट्राई, जस्ट गिव इट अ ट्राई। हाँ जी गौरव, यांशी, प्लीज एक बार ट्राई करिए, प्लीज मुझे आंसर दीजिए। सर की भी गवर्नमेंट का एक होता है रिच पीपल से टैक्स कलेक्ट करना और स्पेंड करना और माइक के पास आके बोलना पड़ेगा बेटा, माइक के पास थोड़ा सा ना आवाज इको आ रही है, तो कम नियर द माइक। सर क्योंकि गवर्नमेंट का एम होता है कि वो रिच पीपल से टैक्स कलेक्ट करके उन्हें वर्क पे स्पेंड अच्छा, करे। तो यू आर सेइंग कि एग्जेम्पशन लिमिट इसलिए दी जाती है कि गवर्नमेंट रिच पीपल से कलेक्ट करेगी और पुअर पीपल को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन Yes. मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आप ही से, अब माइक के पास रहिएगा, काउंटर क्वेश्चन ये है, ये एग्जेम्पशन लिमिट तो सभी के लिए है, ये रिच के लिए भी है, पुअर के लिए भी है। सर बेसिक्स नीड्स को जो सेटिस्फाई करनी। हाँ, ये है बेसिक नीड्स के लिए, ये बेसिक नीड्स के लिए। और इस कॉन्सेप्ट का जो लिंक है वो है मास्लोस हियरार्की ऑफ नीड। मास्लोस हियरार्की ऑफ नीड्स, ये साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मास्लोस हियरार्की ऑफ नीड्स, कि पहले तो आप अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करते हो, बेसिक जरूरतें पूरी होने के बाद सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, लग्जरी नीड्स। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पहले आप अपनी बेसिक जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान की करो। और 2.5 लाख क्यों दे रहे हैं? कि गवर्नमेंट का ये एवरेज है कि घर में एक मिडिल क्लास में 20,000 रुपए महीने का एवरेज एक्सपेंस होता है रोटी कपड़ा मकान पे, एवरेज राशन पानी और ये सब एवरेज। हो सकता है घर का खर्चा 60,000 हो आप, तो गवर्नमेंट कह रही है भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट भजन नहीं होता। पहले आप अपने 2-2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए इनफैक्ट अपने पास रखें, उसको, उस पे आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। अगर आप 2.5 लाख से ऊपर कमाते हो तो देन यू हैव टू पे टैक्सेस। दैट इज द पॉइंट। तो दो तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, या तो रट लो 2.5 लाख की लिमिट है, या 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के ये पढ़ें कि भाई ये लिमिट देने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, और ये 2.5 लाख की क्यों है? क्योंकि एवरेज एक हाउस होल्ड का हम ये मान के चलते हैं 20,000 रुपए का खर्चा। तो भूखे पेट वजन नहीं होता, तो पहले आप अपना पेट भरिए और बचा हुआ पैसा रह जाए तो सरकार को दीजिए। दिस इज द पॉइंट। तो ये नेसेसिटी और रीजन अगर हम समझने लग जाए ना, तो अब देखो मैं आपसे पूछूंगा, इनकम टैक्स कब आया? 1860 में। क्यों आया? बिकॉज मंगल पांडे वाला कॉन्सेप्ट था। एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की क्यों है? क्योंकि बेसिक जरूरतें इंसान की, उनको पूरा करना है। प्रेजेंटेशन की बात तो मैंने बता दी, हाउ टू प्रेजेंट दी आंसर्स। तो दो चीजें अगर आप ये कर लें, आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे नंबर लाने से। पास तो हो ही जाओगे, पास होने की चिंता ही नहीं कर रहे। वी टॉकिंग अबाउट मार्क्स। इफ यू वांट टू रियली स्कोर गुड मार्क्स, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रेजेंटेशन पे जोर लगाया जाए। ठीक है, चलो। तो अब मैं आपको बुनियादी बातें मैंने आपको बताई, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कुछ बुनियादी बातों से, कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसी वर्ड्स जो आप मेरी क्लासेस में बार बार सुनेंगे। ये वर्ड्स अगर क्लियर हो गए, देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट। बिकॉज मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मुझे क्या लगता है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के लिए। तो ये जो आपकी फाउंडेशन है, नींव है, ये मैं आज शुरू कर रहा हूँ। सो आई एम पुटिंग इन द फाउंडेशन, नींव। तो कुछ बुनियादी क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब भी आपसे चाहिए, फिर मैं उनका जवाब मैं खुद दूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज टैक्स? बताइए, और टाइम ना लगाइए ज्यादा आंसर देने में, अदरवाइज टाइम बहुत लग जाएगा। तो मेरा सिंपल सरल क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्स? और टाइम मत लगाइएगा आंसर देने में, बहुत टाइम लगा रहे हैं।
जो ऑनलाइन वाले बच्चे वो तो आंसर फटाफट माइक में दे सकते हैं, ऑफलाइन वालों को थोड़ा सा मुझे पता है। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज टैक्स? हाँ जी, तो इसका आंसर जो है सिंपल सर सरल जो आंसर है। चलो बताओ बताओ बताओ, मेरी जगह कोई बताएं। गवर्नमेंट हाँ बोलो बोलो बोलो। गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट को देते हाँ, हैं। ताकि पब्लिक की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। अब वो तो बेसिक नीड्स तो आप अपनी पूरी कर लो, 2.5 लाख रुपए दे तो रहे हैं आपको सरकार, कह तो रही है कमाई उसके करो क्या। बाद अगर अगर 2.5 लाख से ज्यादा उस पे तो टैक्स लगेगा, ताकि हाँ तो क्यों बट होता क्या है टैक्स, ये नहीं कह रहे हम देते हैं, जो खाते हैं वो खाना है, लेकिन खाना क्या है? जो पहनते हैं कपड़ा, लेकिन कपड़ा क्या है वो आप आंसर नहीं कर रहे। मोबाइल क्या है, जैसे बातें होती है, लेकिन व्हाट इज अ मोबाइल? उपयोगिता बता रहे हैं आप उसकी। व्हाट इज टैक्स? लो जी, टैक्स है लगान। ये एक आमिर खान की मूवी भी आई थी, टैक्सेस आर लगान। पहले फर्क ये था, पहले लगान जो लगाया जाता था वो था नॉन मॉनेटरी। हाँ जी, लगान वॉज माय डियर फ्रेंड्स नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। किसान फसल का हिस्सा देता था, और जो कुम्हार है वो घड़े बना के सरकार को दे देता था। कोई नाचने वाला है तो वो एक डांस परफॉर्मेंस कर देता था। तो पहले नॉन मॉनेटरी थे टैक्सेस, लेकिन क्योंकि जब से करेंसी सिस्टम आया है तो टैक्सेस मॉनेटरी हो गए हैं। तो टैक्सेस का जो डेफिनेशन है वो ये है, टैक्सेस आर माय डियर फ्रेंड्स, लिखना है अपने नोट्स में। पहले तो लिखिए व्हाट इज टैक्स, फिर लिखिए कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law। टैक्सेस जो है गाइस, कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law। कंपल्सरी मींस टैक्सेस आर मैंडेटरी, टैक्सेस आर मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है, नॉट ऑप्शनल। अगर ऑप्शनल होते ना, कसम से हिंदुस्तान में एक भी बंदा टैक्स नहीं देता। तो टैक्सेस आर मैंडेटरी, देने ही देने हैं, ऑप्शन नहीं है। चार्ज में आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी चार्ज, क्योंकि पहले लगान लगता था वो नॉन मॉनेटरी था, लेकिन जो ये चार्ज है मॉनेटरी चार्ज, करेंसी सिस्टम आ गया है तो आपको रुपए में ऑनलाइन ऑफलाइन इस करके देना है। इम्पोस्ट का मतलब है लेवीड, इम्पोस्ट का मतलब है लेवीड, लगाया जाता है, लेवीड। हाँ जी, इम्पोज मीन्स लेवीड, इम्पोज मीन गाइस लेवीड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोले तो मेरा क्वेश्चन ये आप लोगों से, सेंट्रल या स्टेट? सर दोनों। बहुत बढ़िया, अभी मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। आपने सही बताया, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका रीजन भी बताऊंगा। अगर मैं आपसे रीजन पूछ लूं आप बता नहीं पाओगे कि वाई सेंटर एंड स्टेट, वाई बोथ। अंडर एनी लॉ, लॉ मीन्स कानून, तो किसी कानून के अंतर्गत सरकार टैक्स लगाती है। टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी चार्ज। 2-3 अहम बातें इस पे हम नोट करेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए। सो टैक्सेस आर मैंडेटरी, ऑप्शनल, मैंडेटरी, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, लगाए जाते हैं बाय सरकार। कुछ गैर सरकारी लोग भी टैक्स लगाते हैं, जैसे वो क्या होता है, गुंडे हैं और अंडरवर्ल्ड, तो वो क्या लगाते हैं, प्रोटेक्शन मनी, बेड़ो तेरा गेम बजा देंगे, हफ्ता वसूली दे, वो कंपलसरी है। अगर तुम्हारा गेम बजाने से बचना है। और मॉनेटरी है, मॉनेटरी है, किसी कानून के अंतर्गत, उनका अपना कानून है, लेकिन सरकार नहीं लगाती ना, वो गैर सरकारी बंदा है, तो आप देने से मना कर सकते हो, वो लीगल नहीं है, वो इलीगल टैक्स है। तो आप पुलिस पर कंप्लेंट कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन वो बात अलग है, कोई हिम्मत करे ना करे। लेकिन यहाँ पर जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं हम, लीगल टैक्सेस की बात कर रहे हैं। तो सरकार टैक्सेस लगाती है, इसके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भी पता हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 265, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 265। क्या संविधान के प्रोविजन हमारे सिलेबस में? नहीं, संविधान के प्रोविजन बीच बीच में जहां आएंगे उनको मैं बताऊंगा, टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो आपने सही बोला, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लॉ लाती है या कानून लाती है, टैक्स लगाती है, लेकिन क्यों सेंट्रल स्टेट? क्योंकि आर्टिकल 265 में लिखा है नो टैक्स शैल बी levied in India except by authority of law। स्पष्ट लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जब तक लॉ परमिट नहीं करेगा, यस मेरे प्यारे बच्चों, जब तक वो टैक्स हिंदुस्तान में नहीं लग सकता। ये साफ लिखा है आर्टिकल 265। हिंदुस्तान में अगर टैक्स लगाना है तो वो कानून की रजामंदी के बाद। अब आर्टिकल 246, एक और आर्टिकल, आप बच्चे लिख रहे हैं ना इसको? आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है लॉ कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। आ गई ना बात कि कानून की बिना रजामंदी के टैक्स नहीं लगेगा। और कानून कौन बनाएगा? साफ लिख दिया, कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जो है उसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे स्टेट गवर्नमेंट। The law can be made by the parliament or the state legislature, provided power is given to them. Provided power is with them, power is with them. ये क्या लाइन हुई? Power is with them। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी भी मुद्दे पर कानून ला सकते हैं, ना ना ना, वो ही मुद्दों पे कानून लाएंगे जिसकी उनके पास पावर है। अच्छा, तो पहले तो बोल रहे हैं आपके माँ बाप लॉ बनाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं माँ बाप भी लॉ उन्हीं मुद्दों पे लाएंगे जिसके लिए वो ऑथराइज्ड है। अगर वो ऑथराइज नहीं है उस टॉपिक पे लॉ लाने के लिए तो नहीं ला सकते। ये ऑथराइजेशन कहाँ दिखी है? मेरा क्वेश्चन ये पावर का मेंशन है कि किस पर वो टॉपिक्स पर लॉ ला सकते हैं, केंद्र किस पे टॉपिक्स पे लॉ ला सकती है राज्य, ये पावर का मेंशन है। वेयर इज दिस पावर मेंशन? आई वांटेड टू नो, ये पावर का मेंशन है? Where is this power mentioned? तो पहले तो कहा हिंदुस्तान में टैक्स लगेगा, कानून रजामंदी दे, कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन एक पेचीदगी और डाल दी कि भाई पावर होनी चाहिए उनके पास। बेटा ये पावर जो है ना, ये दी हुई है शेड्यूल 7 में, ये पावर दी हुई है शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246। उसमें दी हुई है 3 लिस्ट्स। शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246, एक है मेरे बच्चे यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट,
कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के आइटम पे लॉ कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के आइटम पे लॉ कैन बी मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। और बेटा स्टेट लेजिस्लेचर बोले तो स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम है उस पे लॉ कैन बी मेड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ लेके आते। तो कुछ काम पिताजी के हैं, घर के लिए कमाना है हो गया मान लीजिए, या खाना बनाना हो गया। कुछ काम मम्मी के हैं, यानी कि खाना बनाना हो गया या कमाना हो गया। और कुछ काम जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है वो मम्मी पापा मिलकर करते हैं। समझ गए? तो इसी तरीके से 3 अहम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताए, जिनका मैं अभी रिकैप करेंगे, जिनका हम रिकैप करेंगे। कॉपी करिए पहले। तो सबसे पहली बात बच्चे, सबसे पहली बात आ जाओ बच्चों, सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा कि भाई टैक्सेस जो होते हैं सरकार लगाएगी किसी भी कानून के अंतर्गत। अब फिर हमने ये पढ़ा, सुनो मेरी बात, कि भाई आर्टिकल 265 कहता है हिंदुस्तान में टैक्स लगाने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए, कानून की अनुमति चाहिए। कानून बनाने की परमिशन मोदी जी, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी जी हो गया आजकल, तो मोदी जी, ठीक है ना। और मेरे बच्चे, और स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब हो गया, दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल जी, और हम यूपी की बात करें तो योगी जी। ये स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए। लेकिन इनके पास भी हर आइटम पे ये लॉ नहीं ला सकते, वो पावर उनके पास होनी चाहिए। वो पावर का मेंशन्ड है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। जो आइटम यूनियन लिस्ट में है उस पे केंद्र सरकार लॉ लाएगी, जो स्टेट लिस्ट में है वो राज्य सरकार लॉ लाएगी। जो आइटम कॉन्करेंट लिस्ट में है मेरे प्यारे बच्चों, उस पे लॉ दोनों सरकारें लेके आएंगी। तो यानी कि इससे ये बात क्लियर हो गई, इससे एक बात क्लियर हो गई, टैक्सेस किसी ना किसी लॉ के अंडर होंगे, किसी ना किसी कानून के अंतर्गत होंगे, और वो कानून या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इससे ये भी बात समझ आ गई, टैक्सेस या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे या स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। तो जो हमारे सिलेबस में आएगा ना, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ये केंद्र के राज्य के, ठीक है ना। तो टैक्सेस किसी ना किसी लॉ के अंतर्गत होंगे, और लॉ या तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का। तो टैक्सेस भी ऐसे या तो राज्य सरकार के होंगे या केंद्र सरकार के होंगे। तो कुछ टैक्स मोदी जी ने लगाए होंगे, कुछ टैक्स केजरीवाल साहब ने लगाए होंगे, कुछ टैक्स मोदी जी ने लगाए होंगे, कुछ टैक्स योगी जी ने लगाए होंगे, कुछ टैक्स आपके खट्टर साहब जो हरियाणा में है उन्होंने लगाए होंगे, कुछ टैक्सेस आपके मोदी जी ने लगाए होंगे। तो केंद्र में मोदी जी और राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। ममता जी हमारी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। चलो
आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा। तो कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी, चार्ज का था मॉनेटरी, सरकार लगाती है कानून में। अब मेरा एक क्वेश्चन और आ रहा है मन में, ये जो कानून है, ये आपने सचिन सर सही बोला कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ये तो आपने सही बोला, ये तो आपने सही बोला। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट हाउ इट मेक्स लॉ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना है टैक्स लगाने के लिए, तो वो कानून कैसे बनेगा? हाउ विल सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द लॉ? किसी को कुछ आइडिया हो? हाउ इज लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? पार्लियामेंट में पास करेगा। बहुत बढ़िया, सबसे पहले बिल बनाया जाएगा। बिल होता है बेटा ड्राफ्ट, बिल होता है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ऑफ प्रपोजल्स। जैसे नक्शा बनाया जाता है ना, नक्शा, अगर हम हिंदी में बोले नक्शा मकान का, उसके बाद मकान फिर बनाया जाता है, तो नक्शे को चेंज भी किया जाता है बार बार। तो ड्राफ्ट होता है बिल। तो किसी भी कानून बनाना है तो बिल लाया जाएगा, बिल को लोकसभा में रखा जाएगा, जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें मोदी जी चुनकर आए हैं, मतलब इलेक्ट हुए हैं, हम इलेक्शंस होते हैं। फिर लोकसभा में डिस्कशन वोटिंग के बाद राज्यसभा, राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और आपको ये शायद पता नहीं होगा कि राज्यसभा में भी एमपीज होते हैं, जो वोटिंग और वो सब में प्रोसेस का पार्ट होते हैं, राज्यसभा में भी एमपीज होते हैं। राज्यसभा के एमपीज हम चुनते नहीं, लोकसभा के 542 या 44 कुछ एमपीज हैं, 45 होंगे एग्जैक्ट, मुझे आइडिया नहीं, 544 के अप्रोक्स है, क्योंकि ये मुझे पता है हाफ वे, जिस भी सरकार के 272 सीट्स आ जाती हैं उसकी सरकार बन जाती है केंद्र में। 272 सीटें हाफ है, तो ये 544 के आसपास है, जिसकी 272 आ जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है, वो टेक्निकल बातें हैं, वो देख लीजिएगा, मैं सिविक्स का टीचर नहीं हूँ, टैक्स का टीचर। तो राज्यसभा के जो एमपीज हैं ये हम नहीं चुनते, ये जो स्टेट के अंदर जो एमएलएज होते हैं ना, ये चुनते हैं। तो दिल्ली के एमएलएज, यूपी के एमएलएज, और राज्यसभा में डिस्कशन वोटिंग के बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर दे, अपनी अप्रूवल दे दे, तो ये एक्ट बन जाता है, और ये एक्ट एप्लीकेबल टू इंडिया, एप्लीकेबल टू इंडिया या पार्ट ऑफ इंडिया हो जाता है। ये जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है ना बच्चे, ये एप्लीकेबल टू इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट की मर्जी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, वो पूरे हिंदुस्तान में लगाए या हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में लगाए। जैसे भाई मेरा घर है, मैं एक कमरे में सोऊं या 4 कमरे में फैल के सोऊं, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है वो ज्यादातर तो इंडिया में या पार्ट ऑफ द इंडिया में लागू कर सकती है सेंट्रल के पास ये पावर। लेकिन उन्हीं मुद्दों पे बिल आएगा, जो मुद्दे, जो टॉपिक्स, जो पावर यूनियन लिस्ट में हो या कॉन्करेंट लिस्ट में हो, स्टेट लिस्ट के आइटम्स पे नहीं। हाँ जी, तो ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है केंद्र सरकार के लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो कोई भी कानून लाना है तो उसके लिए बिल चाहिए, बिल का एक्ट बनेगा, एक्ट बनेगा तो एप्लीकेबल होगा। एक्ट मींस एक्शन, एक्ट मींस एक्शन। अच्छा, ये तो केंद्र सरकार की बात थी। हाउ डज राज्य सरकार मेक लॉस, ये बताइए। स्टेट गवर्नमेंट हाउ इट मेक्स लॉस? बहुत बढ़िया, ये भी बिल आते हैं, वही ड्राफ्ट। और स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा, विधान परिषद, ये सब सिविक्स की चीजें हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाना। और फिर किसके पास भेजते हैं साइन करवाने के लिए, ये नहीं बता पाओ, ये नहीं बता पाओ किसके पास भेजते हैं साइन करवाने के लिए। सेंट्रल बिल्स तो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, स्टेट बिल्स किसके पास जाते हैं? सर सीएम के पास जाते होंगे। नहीं, पीएम तो बनाता है, सीएम तो बनाता है, उसकी कैबिनेट तो बिल बनाती है। जैसे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्स बनवाएंगे कैबिनेट के साथ, उनके अफसर लोग सब इन्वॉल्व होते हैं। तो बिल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है ना, तो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट बिल बना रही है, चीफ मिनिस्टर साहब हेड हो गए,
तो वो कोई साइन करेंगे? साइन तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन करना चाहिए ना, सो दैट चेक रहे। टीचर प्रिंसिपल से साइन करवाएगी, खुद ही साइन कर लेगी तो फिर बात, बच्चा खुद ही साइन मार ले पेपर पे, फेल हो गए तो 100 में से 30 आए, लाल से लिखा हुआ है, खुद ही साइन मार लो, करते थे ना रिपोर्ट कार्ड पे। हम चाहते कि इंडिपेंडेंट पर्सन साइन करे, उसकी भी नजर में आए। मुझे पता था तुम नहीं बता पाओगे। बताओ बच्चों। गवर्नर, गवर्नर साहब, हर स्टेट के गवर्नर होते हैं, गवर्नर होते हैं। गवर्नर जब साइन कर देते हैं, दिल्ली में चलता रहता है ना, केजरीवाल साहब का, गवर्नर साहब का मीठी मीठी नोक जोक, गवर्नर बिल वापस भेज देता है, साइन नहीं करता। या कुछ रीजन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा पॉलिटिक्स होती है। तो साइन करने के बाद वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बता दो कहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा? एप्लीकेबल इन द स्टेट या पार्ट ऑफ द स्टेट। तो दिल्ली गवर्नमेंट का अगर कानून है तो दिल्ली में लागू होगा ना, दिल्ली के कुछ हिस्से में लागू करेंगे, जनकपुरी में या विकासपुरी में या कल्याणपुरी में या मंगोलपुरी में। तो ये मेरे बच्चे स्टेट गवर्नमेंट के बिल बनाने की प्रक्रिया है, जो गवर्नर के साइन करने के बाद खत्म हो जाती है और एप्लीकेबल। तो जितने भी हमारे देश में लॉज हैं, है ना, आज सुनिए, अब वो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से पास हुए हों। तो मैं क्या चाहता हूं, आज की क्लास के बाद लॉ, बिल, एक्ट, टैक्स, ये सारी बुनियादी टर्म्स तुम्हारे नस नस में घुस जाए। तो जब तुम्हें ब्लड निकले या कुछ भी हो, तो ब्लड की जगह क्या निकले बाहर? टैक्स। लोग बोले वाह यार बड़ा टैक्स है तेरे पास, रादर देन ब्लड इट शुड बी टैक्स। तो आप सोते जागते दिन रात एक ही जप करें, ओम टैक्स नमः, ओम टैक्स नमः, ओम टैक्स नमः। अच्छा, अब आपको लॉ और एक्ट में समझ आ गया। अब लॉ, एक्ट और टैक्स तीनों को थोड़ा सा एक बार इकट्ठा कर ले। लॉ वर्सेस एक्ट वर्सेस टैक्स, तीनों में क्या फर्क है? कोई चेष्टा करेगा? वैसे तो मैंने अभी बताई है बहुत चीजें, हम इन तीनों को जोड़ के देखेंगे। लॉ वर्सेस एक्ट वर्सेस टैक्स, सबसे बड़ा शब्द कौन सा है इसमें? वाइडेस्ट, सबसे बड़ा शब्द बहुत बढ़िया, लॉ से लो लगानी है। लॉ, लॉ मीन्स कानून, हिंदी में बोलते हैं कानून। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट कानून एनवायरमेंटल के लिए भी बनाएगी, एनवायरमेंटल लॉस। एनवायरमेंटल लॉस जैसे अभी क्रैकर्स को बैन कर दिया गया है दिल्ली में 1 जनवरी तक, तो एनवायरमेंट के लिए किया गया। ट्रैफिक लॉस, जिसमें ट्रैफिक स्मूथ तरीके से चले, लोग लाल बत्ती क्रॉस ना करें। बिजनेस लॉस, बिजनेस में माल प्रैक्टिसेस ना हो, होर्डिंग ना हो। अच्छा, उसके बाद लेबर लॉस। लेबर लॉस क्या है? जिससे लेबर कहीं ना कहीं उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। क्रिमिनल लॉस, क्रिमिनल लॉस, सिविल लॉस अलग अलग बनाए जाते हैं। ये आप जब वो पढ़ते हैं ना LLB, तो उसमें IPC, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स। और फिर मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, टैक्स लॉस। टैक्स लॉस क्यों लगाए जाते हैं? वो टैक्स रिकवरी करने के लिए। तो भाई कानून, जैसे घर में आपके पेरेंट्स खाने पीने के भी तरीके बताते हैं आपको, घूमने फिरने के तरीके भी बताते हैं, क्या पहनना है उसके तरीके भी बताते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, समझो। तो कानून वाइडर है, और कानून के अंतर्गत ही, लॉ के अंतर्गत ही टैक्स लॉज आते हैं। और हर लॉ के पीछे उस लॉ को पास करने के लिए एक प्रोसीजर होगा। एक प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर। और प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं? एक्ट। तो कोई ना कोई पीछे एक्ट होगी।
तो एनवायरमेंटल लॉस के पीछे कौन सी होती है? जैसे आपकी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ, वैसे मैंने पढ़ी नहीं है, प्रोटेक्शन एनवायरमेंट एक्ट। ट्रैफिक लॉस के पीछे मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, ये प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एक्ट है या पॉल्यूशन एक्ट है, मैं नाम में ना जाए। बिजनेस लॉज में आपकी यू नो इसमें आ जाएंगे आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फैमा जिसको कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस के लॉज हैं, मोनोपोलिस्टिक एंड आपके क्या कहते हैं ये एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, लेबर के ऊपर भी बहुत सारे लॉज बने हुए हैं। ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, कंपनीज एक्ट भी आ जाता है बिजनेस में, तो कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, ये सारे एक्ट्स। क्रिमिनल लॉज में आपके इंडियन पीनल कोड और ये सब। टैक्स लॉज के अंदर आपके इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, कस्टम्स एक्ट, ये सब लिखिए जरा। तो अब मैं आपसे पूछूं लॉ क्या है, तो आप लॉ बोलोगे कानून है, वो अलग अलग एरियाज में रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार बनाती है। और फिर मैं पूछूंगा एक्ट क्या है? एक्ट है बेटा उस लॉ को बनाने का प्रोसीजर, और जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, और एक्ट रिटन है, रिटन फॉर्म, passed by the parliament, passed by the state legislature, वो एक्ट है। और टैक्स क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ जो रिकवरी ऑफ टैक्स के लिए बनाई जाती है। तो सबसे बड़ी चीज लॉ क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून। और एक्ट क्या है? उस कानून को पालन करने के लिए बनाया हुआ गीता, बाइबल है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, ये सब हमारी रिलीजियस एक्ट्स हो गई। ये हमारी एनवायरमेंटल एक्ट्स, ट्रैफिक एक्ट्स, ये सब बनाई गई हैं। और टैक्स क्या है? उसके रिकवरी के लिए। चलिए, कॉपी हो गया बच्चों? एक बार हाँ ना का जवाब दीजिए। कॉपी हो गया तो एक बार हाँ ना का जवाब दीजिए। इंटरैक्शन करो, मैंने बोला ना, मैंने मेरी क्लास में मुझे इंटरैक्शन चाहिए, मैं बड़ा बोर हो जाता हूँ बिना इंटरैक्शन के। वन वे ट्रैफिक नहीं, टू वे ट्रैफिक। हाँ जी, चलो जी, लिख लिया आप लोगों ने। तो लॉ, set of rules and regulation, act is a past procedure which has been passed by the parliament, or tax is a law which has been made by the government for recovery of money for the development purposes, and tax is levied through an act. तो सबसे वाइडर चीज है लॉ, फिर है एक्ट, और सबसे छोटा टैक्स। चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो मेरे मन में आ रहा है, Why are taxes levied? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। टैक्सेस लगाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? बताइए दोस्तों, रफ आइडिया, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं? पॉल्यूशन के टू लॉस रन द गवर्नमेंट, टू रन द गवर्नमेंट, सरकार चलानी है। तो क्या बिना टैक्सेस सरकार नहीं चल सकती? सरकार बिजनेस कर ले, पैसा कमा ले, तेल बेच ले, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं तेल बेच के पैसा कमा लेती हैं, वो टैक्सेस नहीं लगाते ज्यादातर। तो गवर्नमेंट चलाने के लिए आप रेलवे चलाओ, एयरलाइन चलाओ, चला लो, बिजनेस कर लो। लेकिन आपको पता ही है जहां गवर्नमेंट बिजनेस करती है वही बंटाधार। बोलते ना, एक लाइन पढ़े पड़ी थी, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। गवर्नमेंट वही चलती है, आप नोटिस करना, गवर्नमेंट का बिजनेस एक जगह ही सफल है, गवर्नमेंट का बिजनेस एक जगह सफल है, और वो वहां सफल है जहां गवर्नमेंट की मोनोपोली है। जब तक एयर इंडिया मोनोपोली थी, प्राइवेट एयरलाइंस नहीं थी, चलती थी। जैसे प्राइवेट सेक्टर आया, टाइम फिश। MTNL, मेरा टेलीफोन नहीं लगता, पहले MTNL ये नहीं था,
प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, VSNL, MTNL, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर खुले, एयरटेल, जियो, वट इट इज, नहीं चल पाए। रेलवे चल रही है क्योंकि रेलवेज मोनोपोली में है, कोई कंपटीशन नहीं है। कई सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट अच्छा कॉम्पीट करती है, लेकिन मेजोरिटी देखा जाता है जहां प्राइवेट सेक्टर है वहां पर तो गवर्नमेंट के बिजनेसेस तो सब रह ही नहीं जाता। तो गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए क्या चाहिए? रेवेन्यू। ठीक है ना? अगर या तो तेल होता हमारे पास, ऐसे कोई खनिज पदार्थ होते, तेल तो सारा इंपोर्ट होता है बाहर से, हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो सरकार बेचकर करोड़ों खरबों अरबों रुपए कमाए। इसलिए गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने पड़ते हैं सो दैट लोगों से पैसा लिया जाए। देखो जी, या तो मैं खुद कमा लूं या तुम लोग कमा रहे हो, तुम्हारी कमाई का हिस्सा ले लूं मैं। समझो ना, अगर मुझे कुछ टैलेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो मैं यही करता, बेटा 2-10 रुपए मुझे देने पड़ते तुम्हें। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट खुद नहीं कमा पाती, इसलिए गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं टैक्सेस। और टैक्सेस इसलिए भी लेने पड़ते हैं, सरकार को डेवलपमेंट करनी है देश की। दिल्ली के जो बच्चे हैं वो देखो, मेट्रो, हमारा मेट्रो दिल्ली का प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इन दी वर्ल्ड। कितना स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, कितना क्लीन है। कभी कभार रेलवेज में आपको पान के निशान मिल जाएंगे, यहां नहीं मिलते मेट्रो में। और कितना ईज हो गया है, गाजियाबाद तक पहुंच गई, गुड़गांव तक पहुंच गई, बुलंदशहर तक पहुंच चुकी है मेट्रो। शायद बुलंदशहर, अगर आइडिया नहीं है इतना, तो मेट्रो इतनी दूर तक पहुंच चुकी है। तो ये मेट्रो का फायदा हुआ। और कितना सस्ती है, आई थिंक 50 रुपए से ज्यादा या 100 रुपए से ज्यादा तो लगते भी नहीं कभी भी एक साइड के। कहीं से लंबे से लंबा भी चले जाओ और अपनी गाड़ी से जाओ तो 400-500 का पेट्रोल तो मिनिमम है। तो गवर्नमेंट अगर पैसा नहीं होगा तो ये ऐसे बढ़िया चीजें कैसे बनाएगी? फ्लाईओवर्स, दिल्ली की नक्शा बदल गया है, अंडरपास, ओवरब्रिज, हाई ब्रिज, ये सारा। और दिल्ली के बाहर भी फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेसवेज। आप आगरा गए एक्सप्रेसवे से? एनीवन हैज गॉन टू आगरा थ्रू एक्सप्रेसवे? नहीं गए कोई? हाँ, तो 3 घंटे में 150 किलोमीटर के आसपास है शायद आगरा, या 100 किलोमीटर के आसपास है, जो भी है, पहुंच जाते हैं फटाफट। तो इतना फायदा है। तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा तो ये चीजें कैसे मिलेंगी? और सोचो अगर ट्रैफिक पोजीशन अभी इतनी खराब है, ये फ्लाईओवर्स, अंडरपास, ओवर ब्रिजेस, हाईवेज और ये सब नहीं बनते तो क्या हाल होता? फिर एजुकेशन, सरकारी स्कूल, एनीवन फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय और गवर्नमेंट स्कूल, एनीवन ऑफ यू फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल और अ केंद्रीय विद्यालय? हाँ जी, कोई बच्चा है? हाँ, तो आप फीस देखो कितनी कम होती है। और मुझे याद है वैक्सीनेशन के टाइम पे हमने जब गवर्नमेंट स्कूल देखे, तो दिल्ली के मैं बात कर रहा हूँ, इट वाज वेरी गुड। टेबलें भी अच्छी थी, बिल्डिंग भी अच्छी थी, प्राइवेट स्कूल के मुकाबला दे रहे थे। और प्राइवेट स्कूल की फीसें कितनी है? 12-12 हजार, 15-15 हजार। और गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन की फीस तो 1000 रुपए से ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, 500 रुपए से भी कम होती है। तो टैक्सेस एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के रूप में सरकार लगाती है। हमें ना एज आदत पड़ गई क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, इस देश में कुछ नहीं है, हमें शुरू से लेकिन देखा जाए तो बहुत अच्छा है देश हमारा। इतनी सस्ती एजुकेशन है, ऐसे अस्पताल होते हैं, मेडिकल सर्विसेज होती हैं जो सरकार प्रोवाइड करती है, हेल्थ। कोविड की वैक्सीनेशन लगवाई होगी आप लोगों ने, लगवा लिए सबने, है ना? हाँ, तो उसके अंदर भी फ्री में लगवाई होगी। 800-900 रुपए तो दिए नहीं होंगे। मैंने भी पहली वाली तो लगवाई थी फ्री में, दूसरी वाली के लिए पेमेंट करी। कुछ तो हमारा प्रति योगदान जाए। तो पॉइंट इज, सरकार को पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? सरकारी अस्पताल, सरकारी डिस्पेंसरियां, पल्स पोलियो प्रोग्राम सब फ्री में है, बहुत बहुत कम पैसे देने पड़। और पल्स पोलियो तो फ्री की ड्रॉप्स हैं ये बच्चों को जो मिलती है। इतना प्यारा बच्चा लग रहा है यहाँ पर। इससे डिफेंस, भाई हिंदुस्तान किस नेबरहुड में रहता है? एक जगह चाइना, एक जगह पाकिस्तान, श्रीलंका, आसपास देखो।
और अगर हमारा डिफेंस अच्छा नहीं हुआ तो जो आजादी से मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हो वो आजादी नहीं मिलेगी। सोचो जरा, ये इतना सॉलिड डिफेंस होने के बाद भी चाइना में आके दिखाता है, डोकलाम में हुआ लास्ट ईयर। और अगर हमारा डिफेंस अच्छा नहीं हुआ तो मुझे लगता नहीं अमेरिका कोई मदद करने आता हमारी। हम सॉलिड है तो जब ही हम अपनी मदद कर पाएंगे। ये कह तो देते हैं अमेरिका मदद करेगा करेगा, वो बात की बात है। तो जब तक खुद स्ट्रांग नहीं होंगे ना, कोई हेल्प नहीं करता। तो इसी तरीके से गाइस, अब मैं आपको टेक्सिस के रीजन जो बताए मैंने, आप लोगों ने भी, मैंने भी बताया आपको। तो टेक्सिस के जो रीजंस हैं, वो पहला रीजन मैंने आपको डिस्कस किया, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट। क्या इसके अलावा कोई और भी रीजन लगता है तुम्हें टैक्स लगाने का? मेरा क्वेश्चन ये। 4 रीजंस हैं गाइस, 4 रीजंस हैं। ये तो एक रीजन आप लोगों ने बताया। बताइए, व्हाट इज द अदर रीजन ऑफ लिविंग टैक्सेशन? पब्लिक वेलफेयर बेटा रेवेन्यू में आ गया ना। एग्जाम्पल, पब्लिक वेलफेयर, डेवलपमेंट, हेल्थ, वो सब बेटा इसी में आ गया। मेडिकल, डिफेंस, एक्सेट्रा। देश की बढ़ोतरी, देश की प्रगति। और बताओ, कम अगेन। बेटा माइक के पास आके बोल बेटा, तेरी बात समझ आ जाएगी मुझे। सर रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेरी गुड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये आपने ना रॉबिन हुड की कहानी सुनी होगी। जो रिच है ना वो ये है, पुअर ये है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिच से उसका पोर्शन ले लेती है और ये पोर्शन यहां लगा देती है पुअर के साथ। तो दोनों इक्वल इक्वल हो जाते हैं। थोड़ा पुअर को हम कम कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुअर के पास इतना है तो रिच से लिया, पुअर को दिया, तो इक्वालिटी मेंटेन हो जाती है। इक्वालिटी, जैसे एक बच्चे के 90 नंबर आए, एक के आए 30 नंबर। भाई इसके तो इतने नंबर आ गए 50 से ऊपर, इसको तो जरूरत ही नहीं है, 30 वाला फेल हो रहा है। तो इससे मार्क्स में भी काश ऐसा हो जाए, इससे 20 नंबर ले लिए, 20 नंबर इसके जोड़ दिए, तो ये भी 50 हो गया, ये 70 हो गया। तो दोनों में इक्वालिटी आ गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अमीरों से लेकर गरीबों को प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाता है। रॉबिन हुड वाली कहानी, रॉबिन हुड अप्रोच, आपने शायद सुनी होगी रॉबिन हुड की कहानी। रॉबिन हुड पांडे नहीं बेटा, वो तो मूवी में था रॉबिन हुड पांडे। तो रॉबिन हुड वाली जो कहानी वो यही होती है। एक सेकेंड बच्चों। तो रॉबिन हुड वाली कहानी यही होती है कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर पाते हैं टैक्सेस के माध्यम से। ये फैक्ट है। अमीर आदमी पे 35 से 40% का टैक्स का बर्डन पड़ता है, गरीब आदमी पे 5%, 15%, 20% इतना बर्डन पड़ता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई रीजन टैक्सेस लगाने के? और कोई रीजन टैक्स लगाने के आपके जहन में हो? ट्राई करो। हाँ, रीप्राइसिंग, रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब चीजों को महंगा सस्ता करना। ये पॉसिबल है जीएसटी, ये टैक्सेस के कारण। कैसे सर? अरे चीज पे टैक्स ज्यादा लगा दिया, चीज महंगी हो गई। जैसे सोना है, चांदी है, तेल है, टैक्सेस बढ़ा दिए तो महंगे, टैक्सेस घटा दिए तो सस्ता। अभी तेल सस्ता किया था तो उस पर एक्साइज कम कर दी थी, तेल सस्ता हो गया था, 105 106 पे पहुंच गया था तेल। जो हमारा पेट्रोल है, जब तो वो 95 96 पे आया, गवर्नमेंट ने एक्साइज कम कर दी।
तो रीप्राइसिंग का मतलब डिमांड एंड सप्लाई। यस मेरे प्यारे बच्चे, डिमांड एंड सप्लाई भी इफेक्ट होता है टैक्सेस से। तो ये नहीं कि टैक्सेस खाली पैसा कमाने के लिए है, डिमांड और सप्लाई के भी इफेक्ट करती है। चीज महंगी हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, चीज सस्ती हो जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी। और लास्ट जैसे सैनिटाइजर थे, मास्क थे, उस टाइम गवर्नमेंट ने उन पे टैक्सेस कम कर दिए थे, हटा दिए थे। और एक लास्ट केस है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन लास्ट केस है या लास्ट रीजन है मेरे प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? बोलने का हक, पार्टिसिपेशन, से इन द गवर्नमेंट, से इन गवर्नमेंट। क्या मतलब? आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती होगी पेरेंट्स से, हाँ सर। डांट भी तो मिलती होगी साथ में, बेटा इतना खर्च कर दिया तूने, इतने पैसे दिए थे तुझे, क्या कर रहा है? तो अरे जी इसकी पॉकेट मनी बंद कर दो जी। तो देते हैं तो बोलते भी हैं, हक भी है। और कोई पॉकेट मनी देना और फिर बोले खर्च कर दिया तूने, कि पापा दिए तो तेरी पॉकेट मनी। अब आप क्या बोल रहे हो? तो रिप्रेजेंटेशन का हम टैक्सेस देते हैं तो पूछ सकते हैं हमारे पैसे का क्या हुआ। आरटीआई फाइल कर सकते हैं, अपने एमएलए से एमपी से पूछ सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी होती है ना, हमसे ले रहे हैं तो क्या कर रहे हो हमारे पैसे का। आप फीस देकर बैठोगे क्लासेस में, बिना फीस के बैठोगे, ये बता दो है? विल यू पे द फीस और विदाउट फीस यू विल टेक द बैचेस? टेल मी। हाँ, तो देन इफ you can hold the institute accountable. If something goes wrong, you can say टीचर भाग गया, हमें क्या मतलब, दूसरे टीचर को बुलाओ, हमने पैसे दिए। लेकिन अगर मुफ्त की क्लास होती, टीचर भाग जाए, तो इंस्टीट्यूट बोलेगा भाई मुफ्त की थी, टीचर भाग गया, हम क्या करें? तो आप कुछ दोगे तो बोलने का हक है, रिप्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है। और फैक्ट है, जब भी डेमोक्रेसी हमारे देश में, इनको 4 आवर्स ऑफ टैक्सेशन भी कहा जाता है। 4 आवर्स ऑफ टैक्सेशन, रेवेन्यू, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीप्राइसिंग, रिप्रेजेंटेशन। यस, प्राइमरी नो डाउट रेवेन्यू है, पैसा चाहिए सरकार, देश चलाना है। क्योंकि आप गरीब बच्चों को पढ़ाने, पहले क्या होता था, टीचर को गरीब बच्चों को बोला था पढ़ा दे, खाना जो बनाता था गरीब बच्चों को खिला दे। लेकिन लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो नहीं करेंगे इतना भलाई, सरकार करेगी। सरकार का कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है। जब से मनी सिस्टम प्रचलन में आया तो बड़ा अच्छा हो गया, आप पैसा दे दो, गवर्नमेंट करेगी अपने आप। पहले जब राजा रजवाड़े होते तो इतना काम नहीं होता था, इतना टैक्स नहीं लेती थी गवर्नमेंट, क्योंकि गरीबों को मदद हम लोग खुद ही कर देते थे। लेकिन जब देश बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो कहां कहां मदद कर पाओगे अपने आप? कितनी एनजीओ मदद करेंगी? तो सरकार की मदद के बिना नहीं होगा, तो सरकार के हाथ स्ट्रॉन्ग करने। तो दीज आर नोन एज 4 आवर्स ऑफ टैक्सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे मन में आया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया? अब सुनो मेरी बात, सरकार को एक टैक्स लगाकर पेट नहीं भरता, सरकार मल्टीपल टैक्सेस लगाती। जैसे आजकल घर भी चलाना हो तो एक कमाई से काम नहीं चलता। तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, रियल एस्टेट में है, टीचिंग है, 5-6 तरीके से अर्न करता हूं, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ लो मेरी बात। तो हम लोग भी एक एफडीज बनाएंगे, सेविंग अकाउंट्स खोलेंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलेंगे, मल्टीपल सोर्सेज से हम कमाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से सरकार भी अगर एक ही टैक्स लगाएगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें से आपकी कमाई का सारे चला जाएगा। तो गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा बर्डन लगाती है, पूरे देश को कवर करना है। समझो ना, एक ही बच्चे से सारे बच्चों की फीस ले लूं, बच्चा बोलेगा पागल हो रहे हो सर, 1 लाख रुपए ले लिए मुझसे टैक्स पढ़ाने के। अब इतने बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, तो हम कहेंगे चलो यार 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार दे दो, तो वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाती है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ जी, इस गुड्स के सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगेगा?
GST. बहुत बढ़िया, जीएसटी। जब भी गुड्स का सप्लाई होगा, मोबाइल बेचना है, लैपटॉप बेचना है, कैमरा बेचना है, कीबोर्ड बेचना है, एसी टीवी फ्रिज बेचना है, व्हेनेवर गुड्स आर बीइंग सोल्ड सप्लाइड, लगेगा जीएसटी। ये भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन अभी इस पे चर्चा नहीं। बहुत बढ़िया। अगर आप नाई की दुकान में जाओ, जिम में जाओ, बैंक में जाओ, इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, कौन सा टैक्स हमारे ऊपर लगाया जाएगा? क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। GST। बहुत बढ़िया जी, यहाँ पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो जीएसटी का नाम ही यही है, गब्बर सिंह टैक्स। ये राहुल गांधी जी बोलते हैं, लेकिन जीएसटी इज गुड एंड सिंपल टैक्स, ये मोदी जी बोलते हैं। मेरे हिसाब से, मैं तो जीएसटी पढ़ाता हूं, इट इज अ गुड एंड सिंपल टैक्स। थोड़ी सरकार टाइट करती है इधर उधर चीजें, लेकिन इट इज अ सिंपल टैक्स, गुड टैक्स, अच्छा है और सरल है। तो वैसे इसका रियल मीनिंग है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है उस पर भी जीएसटी है, जैसे एलजी का शोरूम है, सैमसंग का शोरूम, गाड़ी, बंगला इत्यादि, गाड़ी इत्यादि। जो सर्विसेज है उस पर भी है। अच्छा, अब देखिए जरा, ये हिंदुस्तान में गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? कस्टम ड्यूटी। वेरी गुड। इस पे कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कह लो या कस्टम ड्यूटी कह लो। इसी तरीके से जब गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं मेरे बच्चे, एक्सपोर्ट होते हैं, उस पर भी ये एक्सपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी इज अ हेडिंग, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज दोनों आ जाती है। कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए गुड्स के, तो जब गुड्स एक्सपोर्ट होंगे या इंपोर्ट होंगे, कस्टम ड्यूटीज। एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट थोड़ी नरम दिल होती है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, अन्यथा इंपोर्ट पे तो लगती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, इनकम पे कौन सा टैक्स लगता है? इनकम टैक्स। बहुत बढ़िया, इनकम पे लगता है इनकम। सो गाइस, ये हमारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं जो हम आगे वाली क्लासेस में समझने वाले हैं। आज जो हमने किया उसको 2 मिनट लगा के वी आर गोइंग टू रिवाइज। आज जो हमने किया वी आर गोइंग टू रिवाइज फॉर 2 मिनट्स। आइए दोस्तों, सो गाइस, जो टैक्सेस हैं वो क्या होते हैं? टैक्सेस में पहली बात आपने बताई कि सर टैक्सेस आर कंपल्सरी, मॉनेटरी, गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। और फिर मैंने आपको कुछ बातें बताई, क्या कि मैंने आपको बताई कि भाई 265 कहता है कि भाई टैक्सेस लगाए जाएंगे बाय द लॉ। 246 कहता है लॉ कैन बी मेड बाय सेंटर और स्टेट। और शेड्यूल 7 कहता है सेंटर की कौन कौन से लॉ की पावर है, स्टेट की कौन सी, और कॉन्करेंट में दोनों। आगे जाके डिस्कस करेंगे कौन सा टैक्स यूनियन लिस्ट का है, कौन सा टैक्स स्टेट लिस्ट का है, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर मैंने बताया टैक्स या लॉ कैसे बनाया जाएगा बाय द केंद्र सरकार, बिल लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट। और राज्य सरकार कैसे बनाएगी? बिल स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर। फिर हमने ये बात करी। उसके बाद मैंने कहा लॉ वर्सेस एक्ट वर्सेस टैक्स। लॉ सबसे ब्रॉडर चीज है, कानून अलग अलग एरियाज में, और हर कानून के पीछे एक्ट होगी, हर कानून के पीछे एक्ट होगी। और टैक्स एक पार्ट ऑफ द लॉ है, टैक्स एक पार्ट ऑफ द लॉ, जैसे एनवायरमेंटल लॉस, ट्रैफिक लॉस, बिजनेस लॉस, ठीक है ना। और फिर हमने बात करी रीजंस ऑफ टैक्सेशन, 4 R's: रेवेन्यू, redistribution, repricing, representation. Revenue, redistribution, repricing, representation. 4 R's. Primary revenue. और सबसे पहले मैंने आज चर्चा करी अपने क्लासेस के अंदर अपने कुछ कमियों की, मेरे अंदर बचपन से है ना। मैं जब सीए करता था, जब भी मैं इनको ही फॉलो करता था, क्लास के नोट्स, अंडरस्टैंडिंग, and that is the reason for whatever success I have today. That is just because I try to understand the things, however long it takes,
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. नोट्स हाथ से लिखे हुए होते हैं तो एग्जाम में रिवाइज करना इट बिकम सो इजी. सेल्फ मेड क्वेश्चंस क्लास में हम करेंगे, प्रैक्टिस के लिए 10% काम छोड़ेंगे. आई वांट द क्लासेस टू बी इंटरैक्टिव एंड आई वांट कि आप घर में जब जाएं तो माइनर सा काम करना पड़े, 10, 15, 20 मिनट आपको लगे. और इन सब कोर्सेज को करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, पढ़ाई से ज्यादा एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इग्नाइटेड, अंदर से एक आग, जोश, जज्बा, जुनून अगर आप में है तो आप ये कोर्सेज को सक्सेसफुली कर पाएंगे. और अगर आपका अंदर का जो जोश है, जज्बा, जुनून वो है ही नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा इस कारण, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. लिखवा के ले लीजिए, क्योंकि ऑल दिस कोर्सेज रिक्वायर माइंड ओवर मैटर. ऑल दिस कोर्सेज रिक्वायर माइंड ओवर मैटर. मैटर है पढ़ाई, उसके ऊपर आपका दिमाग होना चाहिए कि पढ़ाई तो मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं, मुझे बनना है. अगर ये एक जोश आपके अंदर है तो आप बनेंगे. लेकिन आपको लगता है डर और ये सब चीजें, फिर तो भगवान तुम्हारा मालिक है, भगवान तुम्हारी मदद करे, मैं क्या मदद. चलिए, आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं तो फटाफट आप पूछ लीजिए, अन्यथा आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे. अगली क्लास में हम अब आगे वाले चीजों को लेकर बढ़ेंगे. हाँ जी, कोई डाउट्स, कोई शंका? मुझे पता तो है नहीं, होंगे तो है नहीं, लेकिन स्टिल एनी डाउट्स यू वांटेड टू आस्क. और ये बैच 2023 एग्जाम्स के लिए है, तो वी हैव लॉट ऑफ टाइम. सही टाइम से आपने शुरू कर दिया है, सो हमारे 3.5 महीने के आसपास में ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो इट विल बी गुड फॉर यू. चलो जी, एनी क्वेरीज यू हैव? नो यस ही कर दो नलायको. नो सर. No, sir. चलो जी, गॉड ब्लेस यू ऑल. और अगली क्लास में 2 चीजें लेके आइएगा. अच्छा, एक काम और है, जाते जाते बता दूं, आज आप मार्केट जाएंगे, जाना ही है आपको मार्केट, तो मार्केट जाएंगे और स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे. आप मार्केट जाकर स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे और वहां से एक A4 साइज का पेपर का रिम, जिसमें 500 शीट्स होती है, वो खरीद के लेके आएंगे. वो लगभग 150-200 रुपए का आ जाएगा, ज्यादा महंगा नहीं आता. सेंचुरी का अच्छा पेपर होता है, सेंचुरी. बाकी वो तो रिम्स देखे होंगे, जो हमने फोटोकॉपी मशीन में भी पेपर्स होते हैं. आपको करना क्या है, मेरी हर क्लास की, ईच क्लास की समरी बनानी है एक सिंगल A4 साइज पेपर पे, सिंगल A4 साइज पेपर, फ्रंट बैक. तो जो हमने आज सीखा वो आपको समराइज करके समरी में शॉर्टकट्स, अलग अलग कलर के पेन्स बनाना है. तो अगर हमारे मान लीजिए 50, 60, 70 लेक्चर होते, जितने भी लेक्चर होंगे वो आपके वो उतने ही पेजेस होंगे, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो लिमिटेड चीजों को याद रख पाता है. हमारा माइंड जो है ना, लिमिटेड चीजों को याद कर पाता है. तो अगर आप ये समरी का कॉन्सेप्ट फॉलो कर लोगे, कसम से कह रहा हूं 90% कोई माइका लाल आपका रोक नहीं सकता. लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि आप शुरू के 10-20 क्लासों में बनाओगे, उसके बाद छोड़ो यार, कुछ देख होता तो है नहीं इससे, तो एग्जाम के रिजल्ट के बाद पता चलेगा ना, होता नहीं होता. तो प्लीज गुजारिश है मेरी आप लोगों से, ये फैक्ट, ये फॉर्मूला हर क्लास में लगाइए. एवरी क्लासेस यू आर टेकिंग, 500 में तो आपका पूरा ग्रुप हो जाएगा ना यार. 100 क्लास में अगर 4 सब्जेक्ट में हुई तो 400 पेपर तो लगे. और फिर बाद में इन पेपर्स को आप एक फाइल में स्टेपल कर दीजिए या उनको स्पाइरल करवा लीजिए. ये आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे. तो क्लास के नोट्स तो बहुत वाइड होने वाले हैं. अभी तो आज स्टार्टिंग क्लासेस हैं तो मैं कम करवा रहा हूँ, आगे जाके 5-5, 10-10 पेज बढ़ जाएंगे. फिर वो समराइज क्या करना है, जो आपको याद करनी है चीज. जैसे मूवी देखने जाते हैं, लेटेस्ट मूवी कोई देखी होगी, वो उस टाइम तो स्टोरी याद है, उसके बाद 4 दिन के बाद कोई स्टोरी पूछे क्या पता. अब लास्ट वीक आपने डिनर में क्या खाया था याद ही नहीं, लेकिन एक पेपर पे लिख लो, लास्ट मंडे मैंने डिनर पे ये खाया, लास्ट ट्यूसडे ये खाया, तो वो पेपर आपके सामने होगा तो आप बता सकते हो. इसी तरीके से ये कुंजी बन जाएगी आपकी सफलता की,
कि A4 साइज पे आपने क्लास का जो भी आज पढ़ा, नई नई बातें पढ़ी, समराइज करते चले जाओ। वो समरी में पूरा रनिंग में मत लिखना, शॉर्टकट्स, सिंबल्स, अलग अलग पेन, टेबल, चार्ट्स बना के करते रहो। घर में ना भी पढ़ो, कम से समरी बना लो यार। और ये समरी ही आपको सफलता के 90% का लक्ष्य, 100% ही बोले, 100% का लक्ष्य है हमारा, उस तक पहुंचाई। जो टीचर की बताई हुई रास्ते पे चलेगा, गुरु के बताए रास्ते पे शिष्य चलेगा, तो शिष्य सफलता तो पाएगा। और गुरु में आपकी क्षमता है, आपके सामने आपको पता चल ही गया होगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो इसलिए whatever I say, follow it in the true letter and the spirit। अपने अंदर जोश, जज्बा, जुनून डेवलप करो, नहीं है तो प्यार डेवलप करो सब्जेक्ट के प्रति, टीचर के प्रति। जो फॉलो कर रहा है वो बातें फॉलो करो और समरी बनाते चले जाओ। उससे क्या होगा, चीजें रिटेन होंगी। टेक्स्ट में प्रॉब्लम कब आएगी, चीजें भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि माइंड में आगे बढ़ो पीछा छोड़ो, आगे बढ़ो पीछा छोड़ो होता है। तो वो लिखते चले जाओगे तो छोड़ा ही नहीं ना आपने उसको। चलो, तो इसी बात पर मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। मुझे तो हमेशा ही पढ़ा के अच्छा लगता है, दिल बाग बाग हो जाता है मेरा तो पढ़ाकर। आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, और नहीं भी लगा हो तो अच्छा लग जाएगा। डोंट वरी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। Thank you.